Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और सर्दी बहुत है तो सर्दी से बचकर रहिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अब जो आपका कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम्स है वो 20 और 21 जनवरी का बोला हुआ है। होप सो वो हो ही जाएंगे। ठीक है। अब जो आपके आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीईटी में कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हुए थे अभी एग्ज़ाम्स पीछे पहले इससे एग्ज़ाम्स हुए हैं कॉमर्स के बेस पर। उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बिल्कुल श्योर होता है, इशू ऑफ शेयर से प्रैक्टिकल की जो। ठीक है। अब देखिए, 500 shares of ₹10 each were forfeited due to non-payment of कॉल मनी ऑफ ₹6 पर शेयर। अब देखिए 6 पर शेयर उसको पेमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स कितना पेमेंट हुआ है, 4 पर शेयर हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर री इशूड एट 10% डिस्काउंट, यानी कि फुली पेड हमने लेते हुए कितने का हमने वो शेयर किया है, री इशू हमने कितने में किया है, वो 10% डिस्काउंट। मीन्स 10 का एक शेयर है, 1 डिस्काउंट हो गया, 9 रुपये में आपने क्या कर दिया, उसको फुली पेड कर दिया। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में है कि आप जो द अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व में आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में हम किसका अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर फॉरफीचर का। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आपके पास आएगा। ठीक है। आपने जो है यहाँ से आप इस टॉपिक की बिल्कुल 100% प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूँगी आपके पास। ओके। ₹6 उसे नहीं मिले तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, चलो हम करके देखते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो 10 से फर्स्ट हो गया, और 2 जो उसे नॉन कॉल्स इन एरियर कितना नहीं मिला, 6, और फॉर शेयर फॉर फीचर कितना मिला है उसे, ₹4 उसे मिला है। उसमें से उसने क्या किया, ठीक है, अगर 2000 पे आपके पास, सॉरी 2000 आपके पास 500 शेयर पर है, उसमें से उसने 300 शेयर जो किए वो क्या कर दिए, री इशू कर दिए। ठीक है। अब री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब देखिए 300 में से ₹1 यहाँ पर, 300 यहाँ पर आ गई, 300 इंटू 9 2700 आ गया, और 3000 यहाँ पर आ गया। आगे होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे ₹1 है। ठीक है। अब उसने 300 ट्रांसफ़र करे हैं, तो 300 में से उसका जो बैलेंस बचेगा, इसका आंसर आपके पास गिवन है 1500। ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए आपके पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है। जो पीछे साउंड आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। ओके। आपके पास 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके। पर्सनल का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। ये होता है पर्सनल का। रियल का क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और जो नॉमिनल आपके पास होगा, नॉमिनल का आपके पास क्या रूल होगा, नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखते हैं, तो उसका रूल क्या हो जाएगा, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम्स। ओके। हिंदी में भी क्वेश्चंस गिवन है, जिसको हिंदी मीडियम में
समझ में आता है वो यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैड डेट्स इनकर्ड बाय कंसाइनी विल नॉट ट्रांसफर द बर्डन टू कंसाइनर व्हेन ही इज पेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डूबत ऋण है वो उस जो है कंसाइनर को ट्रांसफ़र नहीं होगा। कब? जब उसने क्या पे किया होगा, ठीक है, डिक्लेयर्ड कमीशन, जब पूरा घोषित होगा वो। विच अकाउंट इज़ द ओड वन आउट। अब देखिए, ऑफिस एंड फर्नीचर ये आपका फिक्स एसेट्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनमें से अलग अकाउंट है। ओके, आगे देखिए, स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड। अब दिया हुआ है एट द एंड, एंड में हम कौन सी जो है स्टेटमेंट बनाते हैं ये आप सभी को पता है, बैलेंस शीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, वेस्टिंग एक तरीके से जो होती है वो इनटेंजिबल, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ये सब नहीं आएंगी इसमें। हो ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, पेटेंट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जो जैसे यूज़ करने पे ख़त्म होती जाती हैं, जैसे माइंस हैं, कोयले की माइन है, जब आप उसमें से कोयला निकालना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी ना। नेक्स्ट, Mr. X consigned goods of cost ₹2,000 and his agent Y and incurred 4,000 for insurance in transit. Mr. Y took delivery of goods after spending ₹6,000 towards freight. ठीक है, उसके बाद he sold 3/4 goods 30,000 सेल एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है इसमें। ओके, ये आप कर लोगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद गुडविल जो है, गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स, आप सभी को पता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा। अब देखिए, जब कोई भी पार्टनरशिप डीड है जो एब्सेंस होती है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम। जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो होंगे, ठीक है, वो इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं होगी। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है Mr. Y followed written down value method and SLM method straight line method of depreciation during, यानी कि 6 में उसने written down value यूज़ किया, 7 में उसने SLM यूज़ किया। उसने कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड किया है, सिंपली कंसिस्टेंसी। उसने कंसिस्टेंसी नहीं बना कर रखी, यानी कि कंसिस्टेंसी में क्या कहते हैं कि जो हम लास्ट ईयर फॉलो कर रहे हैं वही हम नेक्स्ट ईयर फॉलो करेंगे, यानी कि वही रूल्स हमें फॉलो करने हैं। आगे देखिए, व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, अगर ट्रांजेक्शन जो है गलत हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रूल होगा, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट डन कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। जो कॉन्टीन्यूसली गिवन है डायरेक्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। अब देखिए क्या कहा है उसने, शुद्धता और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए दस्तावेजी सबूत की जांच को कहा जाता है। अब देखिए, हम क्या कहते हैं उसकी जांच को, वाउचिंग। ये हमने पढ़ा था कि वाउचिंग क्या होती है, जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं उसके वाउचर्स को एग्जामाइन करना, उन वाउचर्स को चेक करना। ओके, देखिए ये सारे ऑडिट से हैं आपके क्वेश्चंस। एन ऑडिट रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर डज नॉट इंसर्ट एनी क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, रिजर्वेशन इज कॉल्ड। अब देखिए, वो ऑडिट रिपोर्ट क्या कहलाएगी जिसमें ऑडिट द्वारा परिवर्तन, संशोधन, ये मतलब कि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो रिपोर्ट आपकी क्या कहलाती है,
in which the auditor does not insert positive report. आगे देखिए, शेयर्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पर आर्टिकल एज नोन एज क्वालिफिकेशन शेयर्स, ठीक है, वो उनके शेयर्स होंगे, वो कौन से होंगे, क्वालिफिकेशन शेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स, ऑडिटिंग जो है कौन से स्टैंडर्ड में, SA 300 के अंडर में जो है काम करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टेकन एज अ रिवेन्यू, जब हम अब देखिए रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चे होते हैं, जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके डे टू डे नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए जो एकदम से किया जाता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो आपका क्या है, कैपिटल खर्च, वो हो गया इनकम। ठीक है, अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया तो ये इसमें इट इज़ एन एरर ऑफ, ये किस चीज़ का एरर है, ओमिशन नहीं, डुप्लीकेशन नहीं, प्रिंसिपल, यस, ये किस चीज़ का एरर है हमारे पास, प्रिंसिपल। ऑडिट एविडेंस स्टेट्स द, जो ऑडिट एविडेंस हैं, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंटेंट, creditability of the company, trustworthiness of the management, reliability of audit evidence influenced by its sources and nature। अब जो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है, एविडेंस है, वो क्या वो करते हैं, रिलायबिलिटी, कि हाँ ये रिलायबल है, एविडेंस जो भी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या होता है हमारे पास, वो होता है बजट। बजट बनाने के बाद ही हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है या ज़्यादा है। उसके लिए एक बेस्ट टूल जो है वो क्या है, बजट। कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, जब कॉस्ट इनकर्ड हो गई है उसके बाद उसको असर्टेन करना, वो होती है आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिकमेंड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ठीक है, वो क्या कहता है, रिकमेंड करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, ठीक है। ओके, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये टॉपिक कॉस्टिंग बाद में करेंगे। कॉन्टीन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, कॉन्टीन्यूअस स्टॉक किस में आ जाएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री में आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर इज़ मेजर्ड बाय, जो लेबर टर्नओवर है वो हम कैसे मेज़र करते हैं, उसको हम मेज़र करते हैं फ्लेक्स मेथड। लेबर टर्नओवर को भी मेज़र करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये आपके पास स्टॉक का है, लीफो एंड फीफो, ठीक है, लीफो एंड फीफो, ठीक है। EOQ ये आपका है ऑर्डर क्वांटिटी को मेज़र करने का। इनमें से लेबर टर्नओवर को मेज़र करने का क्या है, फ्लेक्स मेथड है, ठीक है। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी स्किप कीजिए। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज़ लॉस्ट इज़ कॉल्ड, जब, ठीक है, समय नष्ट नहीं होता है और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पॉसिबल है प्लांट की, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है, वो उसकी क्या हो जाएगी, थियोरेटिकल कैपेसिटी। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन फॉर्म पार्ट ऑफ, जो डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन होता है वो किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारे खर्चे आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होता है, तो डायरेक्टर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ABC कॉस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन, ABC कॉस्टिंग जो है वो आपके पास है एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। ABC का मतलब ही एक्टिविटी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज़ नोन एज, जब प्राइम कॉस्ट में आप ओवरहेड ऐड कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं,
वेट। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें हमारे पास, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल, ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट्स। प्री डिटरमाइंड रेट्स पे हम कौन से मेथड में शो करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड में। ठीक है, इसके बाद देखिए, बिन कार्ड इज मेंटेन बाय द, बिन कार्ड कौन बनाता है, स्टोर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़िए, आप कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से कर लेना, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल मैंडेटरी आएंगे ही आएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं, मटेरियल जितना परचेज करोगे उसकी कॉस्ट उतनी आएगी। वर्क्स मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स की सैलरी जो है ये फिक्स्ड है, क्योंकि आपको जितनी फिक्स की हुई है उतनी ही आपको देनी है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, कितने साल तक आप कर सकते हो, 4 years तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड बाय, नेशनल इनकम को कौन मेज़र करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, आरबीआई भी नहीं करता, वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये क्या करता है, नेशनल इनकम को मेज़र करता है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया में है वो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप की है, साइक्लिक, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, साइकिल उसका चलता रहता है। ओके, इसके बाद आता है द मेन कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की मेन कॉज क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, रेजिंग प्राइसेस नो, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर नो, डिफेक्टिव मैंडेटरी पॉलिसी, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डैश रेफर टू पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेप्ट, ये किस में आता है, आपका सारा पब्लिक से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, मॉनेटरी में मनी से रिलेटेड, बैंकिंग का आएगा, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये किस में आ जाएगा आपके पास, फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होता है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिमांड का सरक जाना, वो क्या कहला, वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, द प्राइस ऑफ अप्लाइज फॉल्स बाय 5% और डिमांडेड राइज बाय 6%, दिस मीन्स, अब देखिए प्राइस में चेंज इतना हो रहा है, डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है। जैसे ये आप कर लो, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे जैसे ये है एक बन गया, ये प्राइस में इतना चेंज हो रहा है और डिमांड में इतना चेंज हो रहा है, तो ये जो कर्व बन जाते हैं, ठीक है, ये किस वजह से हो, ये कर्व कौन सा होगा, ठीक है, जब प्राइस में कम चेंज हो रहा है और डिमांड में आपके पास ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, तो ठीक है, लो ये आपका बन जाएगा इलास्टिक। नेक्स्ट, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ, डिफ्लेशन किसका साइड इफ़ेक्ट है आपको पता होना चाहिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, डिमांड का भी नहीं है, इंडिविजुअल का भी, ये किसका है, इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक मंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन ओलिगोपोलिजिस्ट। अब देखिए, WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट, टैरिफ एंड, ये आपका ये भी नहीं होगा, सार्क भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ओपेक, ओपेक का मतलब होता है 1% से रिलेटेड है ये। ठीक है, एक आपको सभी फुल फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे सार्क, एशियन, WTO, IMF, गैट, यूनेस्को, नबार्ड, इन सब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस पेपर जो कॉमर्स के बेस पे हुए हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपके पेपर से पहले एक बार रिवाइज करवा दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।